हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आप सभी को गुड इवनिंग। और सबसे पहले तो एक बार फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे वह टेलीग्राम ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप हो, वहाँ पर जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग जुड़ जाए और सेशन और भी ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। जैसे आप जानते हैं कि हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती वर्ष 2023 में 21,391 पदों पर जो आई हुई है, उसके लिए हम लोग रोज़ शाम में एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करते हैं। इस सेट में टोटल 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जिस प्रकार से आपके एग्जाम यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेट को पूरा लगाइए। और इससे पहले मैंने ढेर सारे वीडियोस बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए लगभग 100 वीडियोस कवर कराया हुआ है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सभी का लिंक आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रश्न जरूर मिलेंगे, हार्ड प्रश्न जरूर मिलेंगे, लेकिन आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपका जो पेपर 1, 7 और 15 अक्टूबर 2023 को निर्धारित है, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण यह सेशन है। आपसे मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि एक बार जल्दी से सभी लोगों से मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि सभी लोग एक बार सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का जो कटऑफ मैंने रखा है वो 75 रखा हुआ है। शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न ही कितना दमदार है। किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। बिल्कुल बिहार पुलिस का जो पैटर्न है उसी पर आधारित प्रश्न इस पूरे सेट में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए कमेंट करिएगा कि किस युद्ध के हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटरलू के युद्ध के बाद। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 ईस्वी में हुआ था। इसमें नेपोलियन हार गया था और नेपोलियन को बंदी बना लिया गया और उसको सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां पर 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटिल कारपोलर कहा जाता है। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना था, फ्रांस का सम्राट कब बना था? तो नेपोलियन 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना 1800 ईस्वी में किया था, ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न के निम्न में से कौन सा इसमें से असत्य है यानी कि गलत है? चलिए ध्यान से पढ़िए सभी को और आंसर मेरे भाई मेरे बहन कमेंट करिए। ये एक सुनहरा मौका है आपके पास। बिहार पुलिस की 21,391 पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। फिर इतनी वैकेंसी भविष्य में आए ना आए इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, इसलिए इस अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। कौन सा इसमें से असत्य है? देखिए, गौरवपूर्ण क्रांति यानी कि जिसको कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है 1688 में हुई थी, बिल्कुल सही है। वांडीवास के युद्ध हुआ था 1860 में? नहीं, वांडीवास के युद्ध हुआ था 1760 में। वांडीवास का युद्ध जो हुआ था ये किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। इसमें अंग्रेज जीत गए थे, फ्रांसीसी हार गए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व इसमें काउंट डी लाली कर रहा था। काउंट डी लाली, क्लियर। चलिए, वाटरलू का युद्ध अभी मैंने बताया आपको 1815 और गिरिया का युद्ध 1740 में हुआ था। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा कि हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? जरा सोच समझ करके, थोड़ा रुक करके आंसर कमेंट करिएगा। ऐसा नहीं फटाक से आप आंसर कमेंट कर दीजिए, ऑप्शन देखे और कमेंट कर दिया, ऐसा नहीं है। चलिए, यहाँ हर्यंक वंश पूछा गया है, न कि मौर्य वंश। क्लियर है। मौर्य वंश का आखिरी शासक जो था मौर्य वंश का, ये बृहद्रथ था। लेकिन हर्यंक वंश का आखिरी शासक कौन था? तो देखिए, हर्यंक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। हर्यंक वंश का आखिरी शासक नागदशक था। नागदशक को शिशुनाग ने अपदस्थ कर दिया और मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया था। शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से लेकर के वैशाली आ गया, लेकिन फिर शिशुनाग का जब उत्तराधिकारी कालाशोक बनता है तो कालाशोक फिर वैशाली से लेकर के पाटलिपुत्र अपनी राजधानी लेकर के चला गया। सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदर किसकी रचना है? देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। मदर किसकी रचना है? चलिए जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। मदर किसकी रचना है? मदर जो है यह रचना किसकी है? तो मदर मैक्सिम गोर्की की रचना है।
मैक्सिम गोर्की की रचना है मदर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अगर राज्य रहता तो आप टपाक से आंसर कमेंट कर देते केरल, लेकिन यहाँ थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी कौन सा है। चलिए बताइए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला है जनगणना 2011 के अनुसार। तो ये जो है ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, किस देश में है, कमेंट करिए, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्राकाटोआ ज्वालामुखी जो है ये इंडोनेशिया में है। अच्छा, इंडोनेशिया में अभी एक हाल ही में जो ज्वालामुखी था वहाँ पर विस्फोट हुआ है, उसका नाम माउंट सेमेरू है। माउंट सेमेरू याद रखिएगा, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। क्राकाटोआ कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। माउंट मेरापी भी इंडोनेशिया में है। ठीक है, माउंट सिनाबंग भी इंडोनेशिया में ही है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का वायसराय भारत में पहला कौन हुआ। बताइए। तो फ्रेंड्स ये था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। कौन था, ये था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। याद रखिएगा ये कौन था, तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। और ये कब वायसराय बन करके आया था, तो 1505 में ये भारत में पुर्तगाली उपनिवेश का वायसराय बन करके आया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 ईस्वी को किसके बीच हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 10 मई 1871 को। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और ये किसके मध्य हुई थी, तो देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई थी ये हुई थी फ्रांस और प्रसा के मध्य में। फ्रांस और प्रसा के मध्य में, ध्यान रखिएगा फ्रैंकफर्ट की संधि। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किया था भारत में। बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है यह कहाँ पर स्थापित किया था। तो फ्रेंड्स यह किया था सूरत में। कहाँ पर किया था, सूरत में किया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। अच्छा, ये जो 74वां गणतंत्र दिवस परेड था इसमें मुख्य अतिथि कौन थे। 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि जो थे ये मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी थे। ठीक है, और इसमें परेड में जो है किस राज्य की झांकी को पहला पुरस्कार मिला था, तो यह राज्य उत्तराखंड है। उत्तराखंड राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि द स्ट्रगल फॉर इंडिया सोल, इंडियाज सोल, यहाँ मैंने अंग्रेजी में लिखा है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। इस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल बुक रिटन बाय, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है। तो फ्रेंड्स यह लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। शशि थरूर के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है द स्ट्रगल फॉर इंडियाज सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एंजिल जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में है। एंजिल जलप्रपात जो है ये किस देश में है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए एंजिल जलप्रपात किस देश में है। एंजिल जो है फ्रेंड्स यह कहाँ पर है, तो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। यहाँ पर क्रम से आपको बताना है। बताइए क्या होगा इसका आंसर, सोच समझ के बताइएगा। कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या मैंने बताया आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया है सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया है सार्वभौमिक के बाद समाजवादी, तो यहाँ समाजवाद दिया गया है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है, उसके बाद मैंने आपको बताया है
धर्मनिरपेक्ष, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया है प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यानी कि 3। तो ये वाला क्रम सही है। तो देखिए क्रम कहाँ पर दिया गया है, 2 1 4 3, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ठीक है। 2 1 4 3 यहाँ पर 3 बनाना होगा आपको, ठीक है, और इसको 2 बनाना होगा। ऑप्शन में 2 1 4 3 कहीं पर नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये एरर हुआ है टाइपिंग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये वाला क्रम जो होगा ये सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, न कि धर्मनिरपेक्ष का। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आपको भली भांति पता है कि समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976। और 42वां संविधान संशोधन जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए, बताइए। तो देखिए नए राज्यों के निर्माण के लिए अनुच्छेद 368 के तहत विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखना आपको, ठीक है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। राइट आंसर इसका साधारण बहुमत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को, यानी कि जो विदेशी हैं उनको प्राप्त नहीं है। तो देखिए भारतीय नागरिकों को इनमें से कौन कौन से अधिकार जो है मौलिक अधिकार वो प्राप्त है। तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ठीक है, और इसमें से अल्पसंख्यकों के अधिकार ये वाला स्वतंत्रता है। बाकी यहाँ पर देखिए कानून के समक्ष समानता, जीवन एवं स्वतंत्रता का संरक्षण, ये भारतीय को भी है और विदेशियों को भी है। तो पूछा गया है कि परंतु गैर नागरिकों को नहीं है, तो पहला और तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत हर नागरिक का यह एक मौलिक अधिकार है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 19(a) के अंतर्गत, 19(1) के ए के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार जो है कब जोड़ा गया, बताइए। शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया, करेक्ट आंसर बताइए। तो देखिए 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगी। और यह संशोधन जो है, यह संशोधन 2009 में संसद के द्वारा पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया शिक्षा का अधिकार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अंग्रेज में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था, खान की उपाधि जहांगीर ने किसको दिया था, बताइए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो खान की उपाधि जो है जहांगीर ने दिया था किसको, तो ये कैप्टन हॉकिंस को दिया था, ठीक है। हॉकिंस जो था यह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था और यह 1608 ईस्वी में आया था, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यह वैज्ञानिक कौन थे। यह वैज्ञानिक कोपरनिकस हैं। कौन है, कॉपर, ध्यान रखिएगा कोपरनिकस होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को औसतन कितना समय लगता है। सूर्य को औसतन हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है, राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका 25 करोड़ वर्ष लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, थोड़ा ध्यान से, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। तो अब 89 पर टिक लगाना है आपको, ठीक है, 89 लगाइएगा। 89 तारामंडल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है, ध्रुव तारे का संकेत करते हैं वह कौन सा है? तो वह जो है फ्रेंड्स आपका सप्तऋषि तारामंडल। ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। इसका स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना जो है फ्रेंड्स ये हुई थी 1949 में। 1949 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। ठीक है, और इसका 31वां सदस्य देश बना है फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी बार बार पूछा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ था? देखिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है यह ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया था। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसको अपनाया गया था 1997 में। 1997 में इसको अपनाया गया था, यानी कि इस पर साइन किया गया था। लेकिन यह प्रभावी कब से हुआ? तो प्रभावी जो हुआ था ये 2005 से हुआ था। ठीक है, 2005 से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय प्रमाणिक समय आईएसटी एवं ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी के मध्य अंतर कितना है? बताइए। भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कहते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि 82.5 डिग्री, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारत का प्रमाणिक समय माना जाता है। ठीक है, समय रेखा माना जाता है, और ये इलाहाबाद के से होकर के गुजरती है, नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो ये फ्रेंड्स कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है, 5.5 घंटा अंतर है इनमें, तो अंतर कितना हो जाएगा? 5.5 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होंडरू जलप्रपात स्थित है। फ्रेंड्स एक बार सेशन को फटाफट लाइक कर दीजिए। देखिए 100 प्रश्न काफ़ी मेहनत होता है तैयार करना, और फिर बोलना भी है, तो कम से कम इतना तो करिए, कंजूसी मत करिए, बिल्कुल फ्री है। होंडरू जलप्रपात जो है ये किस नदी पर स्थित है? होंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? होंडरू जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? सबसे बड़ा स्रोत जो है ये सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? बिहार स्पेशल का मैंने 2 वीडियो कवर कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा उसको तो देख लीजिएगा, बिहार से संबंधित सारे प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे। चलिए बताइएगा कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला बिहार का जिला कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास का है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास का है, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर भी रोहतास का है, न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर किसका कम है? तो ये पूर्णिया का है। ठीक है, पूर्णिया का। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है ये किसका है? तो ये सहरसा का है, सहरसा का है। ठीक है, सहरसा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, कौन सी ये समस्या है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में? बताइए। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, यह समस्या कौन सी है? जल्दी आंसर कमेंट कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये गैर मुद्रीकृत खपत है, गैर मुद्रीकृत खपत है, ध्यान रखिएगा। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय आंकड़ों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राष्ट्रीय आय आंकड़ों का आकलन जो है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान है? राज्य वित्त आयोग और राज्य का चुनाव आयोग, ये 2 बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी राज्य का अगर आप एग्जाम देते हैं तो ये याद रखना होगा आपको। राज्य वित्त आयोग जो है ये अनुच्छेद 243 आई में है, और चुनाव आयोग जो है ये अनुच्छेद 243 के में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, अगला प्रश्न है हमारा कि तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? बताइएगा। तुर्की की राजधानी, टर्की की राजधानी कहाँ पर है? बहुत लोग टर्की भी लिखेंगे इस तरह से। बताइए तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? तुर्की की राजधानी जो है ये अंकारा है, अंकारा है। ठीक है, ओमान की राजधानी मस्कट है, याद रखिएगा। चलिए कतर की राजधानी दोहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटाना घास का मैदान किस देश में पाया जाता है? कहाँ पर है पटाना घास का मैदान? पटाना घास का मैदान जो है ये कहाँ पर है? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। पटाना कहाँ पर है? पटाना जो है ये श्रीलंका में है। पटाना श्रीलंका में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? मानव त्वचा का रंग जो बनता है ये किस वर्णक के कारण बनता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, आसान प्रश्न है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो होता है ये मेलानिन है। मेलानिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और नाखून, बाल और जो हमारे नाखून है, आपके बाल हैं, ये सब किसके बने होते हैं? तो ये बने होते हैं केराटिन के। ठीक है, केराटिन के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिलों में पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? तो ये जो नेपाल से सटे जिले होते हैं ना, वहाँ पर पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। नेपाल से बिहार के 7 जिले सटते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। उत्तर प्रदेश से 8, झारखंड से भी 8 और पश्चिम बंगाल से बिहार के 3 जिले सीमा साझा करते हैं। पिगमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिम चंपारण में। क्लियर, चलिए पश्चिम चंपारण में ये ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पर पश्चिम चंपारण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है पुनपुन नदी। कौन सी नदी? पुनपुन नदी मिलती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है जॉर्जी गोस्पुंदिनेव को। जॉर्जी गोस्पुंदिनेव को दिया गया है। ये कहाँ की हैं? तो ये बुल्गारिया की हैं। बुल्गारिया की ये पहली महिला हैं। ठीक है, और इनकी रचना किसके लिए दिया गया है? तो इसका नाम है टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। टाइम शेल्टर के लिए इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर करेंगे कि प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले का संबंध किस देश से है? पेले किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉलर थे? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेले कहाँ के थे? पेले एक प्रसिद्ध फुटबॉलर हैं, ये ब्राज़ील के थे। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? एक वर्षा वन है और एक शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है। एक शुष्क वन है। शुष्क वन जो है ये कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में है। ये जोधपुर में है। ठीक है, और वर्षा वन अनुसंधान संस्थान असम में है। असम में जोरहाट में है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? इनमें से कौन सा एक मीठी महक वाला पदार्थ है? तो ये पदार्थ कौन सा है फ्रेंड्स? यह पदार्थ जो है ये एस्टर है। कौन सा है? एस्टर है, एक मीठी महक वाला पदार्थ। ठीक है, जिसका महक जो है, गंध जो है ये मीठा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पानी में लटके हुए कोलाइडी कण, पानी में लटके हुए कोलाइडी कण किस प्रक्रिया से हटाए जा सकते हैं? पानी में लटके हुए कोलाइडी कण को किस प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? यह प्रक्रिया जो है यह कौन सा है? चलिए आंसर कमेंट कर दीजिए। यह प्रक्रिया जो है यह स्कंदन है। कौन सी प्रक्रिया है? यह प्रक्रिया स्कंदन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का तारत्व जो है यह किस पर निर्भर करता है? चलिए फटाफट इसका आंसर बता दीजिए। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटी या पतली कहते हैं वही तारत्व कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। तारत्व बढ़ने पर ध्वनि पतली होती है और मोटी ध्वनि नीची या कम तारत्व के कारण होती है। क्लियर, तो ये आपका आवृत्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि नियत चाल से गति करने वाली वस्तु की दूरी समय ग्राफ एक होता है। नियत चाल से कैसा भाई? तो नियत चाल से। ठीक है, ये आपका समय हो गया। ठीक है, और ये आपका हो गया दूरी। ये आपका दूरी हो गया। अब बताइए, कह रहा है कि नियत चाल से, नियत चाल से। ठीक है, नियत चाल से, ये नियत चाल से तो कैसा होगा? ये एक सीधी रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, सीधी रेखा है, सरल रेखा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर। प्रश्न पढ़िए कि निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा समान है। उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो जिसका सबसे ज़्यादा भार होगा, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा, उसी का तो संवेग ज़्यादा होगा। जिसका द्रव्यमान सबसे अधिकतम होगा उसी कण का संवेग अधिक होगा।
तो इसमें से आप देखेंगे कि अल्फा कण का द्रव्यमान इन सबसे ज़्यादा है, इन सबसे ज़्यादा द्रव्यमान अल्फा कण का है, इसीलिए अल्फा कण का संवेग इसमें ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है जिससे कि नाभिक लगभग 2 समान भागों में टूट जाता है और यह प्रक्रिया जो है यह आगे बढ़ती रहती है। तो न्यूट्रॉन होगा राइट आंसर इसका, ठीक है, न्यूट्रॉन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि साइकस का पौधा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? साइकस का पौधा जो है किस वर्ग के अंतर्गत आता है? साइकस के पौधा में फूल नहीं होता है, इससे साबूदाना प्राप्त किया जाता है और यह एक प्रकार का क्या है? तो यह एक जिम्नोस्पर्म पौधा होता है, जिम्नोस्पर्म, यानी कि इसको अनावृत बीजी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक जो है यह कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है, याद रखिएगा। जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। किस वर्ग के रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? किस वर्ग के रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है? तो देखिए ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रक्त समूह ओ जो होता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है और ए बी में जो होता है ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। तो यहाँ पर ओ राइट आंसर हो जाएगा। यह यूनिवर्सल डोनर होता है और ये यूनिवर्सल रेसिपिटर यानी कि सर्वग्राहिता और ये सर्वदाता होता है ब्लड ग्रुप ओ। अगला प्रश्न है हमारा कि कंप्यूटर में रैम का क्या मतलब है? रैम का मतलब क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा फ्रेंड्स कि वनस्पति तेल से वनस्पति घी के निर्माण में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो देखिए आपको याद होगा कि यह प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। इसमें जो है निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति होती है। किसकी? अगर उत्प्रेरक पूछेगा तो उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो निकेल का किया जाता है, ठीक है। और इसमें गैस जो युक्त होती है ये हाइड्रोजन गैस होती है, क्लियर है। चलिए हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ध्यान रखिएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? हाँ, हाइड्रोजन गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला सार्क सम्मेलन जो है किस वर्ष हुआ था? अच्छा, सार्क स्थापना इसका कब हुआ था? तो 1985 में बांग्लादेश ढाका में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में है। 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें टोटल 8 देश सदस्य हैं, ठीक है। और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था 1985 में ही हुआ था ढाका बांग्लादेश में। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स कि H2O में H2O2 में ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसमें पूछा गया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिए यहाँ पर कोई भी कहीं पर प्लस माइनस चार्ज नहीं दिया गया है, यानी कि अगर हाइड्रोजन का यहाँ पर हम लिखेंगे आपका कितना, हाइड्रोजन का 2, ठीक है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन का हम यहाँ पर 2x मान लेंगे, ठीक है, जिसका निकालना इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा ना भाई। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो -1 हो जाएगा, ये यही -1 ध्यान रखना आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इनमें से कौन एक तना का उदाहरण है? इसमें से तना का उदाहरण कौन सा है बताइए? तना का उदाहरण कौन सा है इसमें से? प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, कौन तना का उदाहरण है? तो देखिए तना में प्याज, लहसुन, हल्दी, आलू ये सब तने हैं, ठीक है, भूमिगत तना है ये, प्याज हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखिए फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? फूल का अध्ययन को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर, और फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है और एंथोलॉजी भी कहा जाता है, एक ही बात है, एंथोलॉजी, ठीक है, एंथोलॉजी भी रहेगा तो भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, एंथोलॉजी, ठीक है, इस तरह से एंथोलॉजी लिखा होगा और फ्लोरिकल्चर एक ही चीज़ है, क्लियर। पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन कहलाता है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है, ठीक है, और फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है।
चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे 56 नंबर की, रेबीज के टीका का खोज किसने किया था? रेबीज की टीका का खोज किसने किया था? तो रेबीज वायरस से होता है, ठीक है, कुत्ता बंदर के काटने से रेबीज होता है और इसके टीके की खोज किया था लुई पास्चर ने। अच्छा, टीकाकरण का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हमारा कि प्राचीन भारतीय पाठ्य राजतरंगिणी किसकी कृति है? राजतरंगिणी किसकी कृति है? तो राजतरंगिणी जो है ये कलहन की रचना है। किसकी रचना है राजतरंगिणी? राजतरंगिणी कलहन की रचना है, ठीक है। चलिए कलहन की रचना है राजतरंगिणी। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन। 21 मार्च के दिन विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए आप लोग। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आंसर कमेंट कर दीजिए। देखिए यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस में ही एफिल टावर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? पहला पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, 1992 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना आपको। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था दादा भाई नौरोजी ने। और 1876 में, याद रखिएगा, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। अगला प्रश्न कर लेंगे कि मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखा गया है? मालगुडी डेज को लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स ये लिखा है किसने? बताइए राइट आंसर। आर के नारायण ने, ठीक है। अच्छा, आर के नारायण की और भी पुस्तक है, जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड, ठीक है, स्वामी एंड फ्रेंड, द डार्क रूम, द डार्क रूम, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद वेटिंग फॉर द महात्मा, वेटिंग फॉर द महात्मा, ठीक है, वेटिंग फॉर द महात्मा, ये सारी पुस्तक आर के नारायण की हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि नाइचो किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो जो है ये किस देश की गुप्तचर संस्था है? नाइचो जो है ये कहाँ की है गुप्तचर संस्था? नाइचो जो है ये जापान की है। कहाँ की है? जापान की, याद रखिएगा, जापान। अच्छा, ईरान की जो है पूछा जाता है, ईरान की सवाक है, ठीक है। इजराइल का मोसाद है, इजराइल का बड़ा पूछा जाता है, मोसाद है इसकी गुप्तचर एजेंसी। भारत का तो आपको पता ही है, IB रॉ, ये सब हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से कौन से धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? बिजली की सबसे अधिक सुचालक इसमें से कौन सी धातु है? बताइए राइट आंसर। तो सबसे अधिक सुचालक जो इसमें से धातु है यह आपका चांदी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स कि यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ पर स्थित है? खजुराहो कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, 1945 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है, फ्रांस में, पेरिस में, ठीक है। बताइए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल जो है खजुराहो ये कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में है खजुराहो, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शांत घाटी बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ था? शांत घाटी बचाओ आंदोलन ये हुआ था दरअसल कहाँ पर? तो ये केरला में हुआ था। साइलेंट वैली वहीं पर पाया जाता है ना, शांत घाटी। और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1973 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? बताइए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा। हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2035 से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, 2035 से। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया? तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है कहाँ पर? नागालैंड में। नागालैंड राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? बताइए 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप, किस महिला के सम्मान में मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और इसी 24 जनवरी के दिन जो है इंदिरा गांधी ने
भारत के पहले महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया था? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है ये 23 जनवरी के दिन मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर पढ़िए कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो गृह का पर्यायवाची क्या होगा? गृह का पर्यायवाची जो होगा वो आपका निकेतन होगा, ठीक है, निकेतन होगा। कुटीर जो होता है, कुटीर, कुटीर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कुटीर का होता है आपका कुटिया, झोपड़ी, पर्णकुटी, ठीक है। गगन का तो आपको पता ही है, अंबर, आसमान, व्योम, ये सब होता है। चलिए, वसन का मतलब वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, ठीक है, परिधान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? नौका का जो होता है तरनी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तरनी, याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में से विलोम शब्द का चयन करना है। इसमें से उद्दार का विलोम शब्द बताना है। उद्दार का विलोम शब्द क्या होगा? उद्दार का विलोम शब्द कृपण होगा, कंजूस होगा, ठीक है। चलिए, उदार दिलदार बोलते हैं ना, उदार आदमी है, बड़ा खर्चीला आदमी है, यह कृपण होता है, कंजूस होता है। उसके बाद चलिए इस यहाँ से आपको बताना है, ये आपका मुहावरा है, ढाक के तीन बात। बताइए इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ढाक के तीन बात, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है सदा एक ही दिशा में रहना, सदा एक ही दिशा में रहना, ठीक है। तो सदा एक ही दिशा में रहना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, यानी कि इसमें से शुद्ध लिखा कौन सा गया है? बताइए इसमें से शुद्ध कौन सा लिखा गया है? तो शुद्ध लिखा गया है इसमें से प्रमाणिक। कौन सा लिखा गया है? प्रमाणिक में शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला प्रमाणिक जो है ना, ये शुद्ध लिखा गया है। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि बौद्ध विहार में कई भिक्षु रहते थे, इसमें कहाँ पर त्रुटि है? पूरा सेंटेंस पढ़िए, बौद्ध विहार में भिक्षु रहते थे, कहाँ पर इसमें गलती है? यहाँ पर कहाँ पर यहाँ पर दिया गया है, बताइए कहाँ पर गलती है? तो यहाँ पर देखेंगे तो बिहार नहीं होगा, ये विहार होगा, इस तरह से, ठीक है, विहार होगा। यहाँ पर बिहार लिखा गया है, ये गलत है, बौद्ध विहार होगा, ठीक है, बौद्ध विहार ऐसे होगा। तो कौन सा पार्ट में? बी नंबर में गलत है, ठीक है, बी नंबर में गलत है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सशस्त्र प्रहरी खाली स्थान दिया गया की रक्षा कर रहे थे। बताइए एक यहाँ पर सुटेबल वर्ड भरना है जिससे कि यह मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। प्रहरी कोष की रक्षा कर रहे थे, कोष की, ठीक है, कोष की रक्षा कर रहे थे। अगला प्रश्न करेंगे कि मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मधुर बात करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। तो फ्रेंड्स इसको मधुरभाषी कहा जाता है। अल्पभाषी किसको कहा जाता है? जो कम बोलता हो, ठीक है, जो सुख देता हो उसको सुखद, जो संगीत का ज्ञाता हो उसको संगीतज्ञ कहा जाता है। उसके बाद देखिए नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोय, जेते नीचो है चले तेतो ऊंची होय। यह पंक्ति जो है लिखा किसने है? इसके रचयिता कौन है? नर की अरु नलनीर की गति एके करी जोय, जेते नीचो है चले तेते नीची होय। बताइए यह लिखा है पंक्ति बिहारी लाल ने, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान की बात की जा रही है, अभी आज के डेट में के विनोद चंद्रन है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सिनोनिम ऑफ द वर्ड कोरोबोरेट, ठीक है, बताइए कोरोबोरेट का यहाँ पर सिनोनिम बताना है। तो इसका मतलब होता है पुष्ट करना, कोरोबोरेट का, तो यहाँ पर सस्टेनेट हो जाएगा। एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिलीजेंट, बताइए क्या होगा इसका? तो देखिए डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी होता है, और लेजी का यहाँ पर इसका आपका एंटोनिम लेजी हो जाएगा। डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती परिश्रमी, मेहनती परिश्रमी। चलो उसके बाद देखिएगा कि फाइंड द एरर इफ एनी, अगर ये एरर है इसमें तो आप बताइए, नहीं एरर है तो नो एरर लिख दीजिएगा, ठीक है, नो एरर पर टिक लगा दीजिएगा। चलिए माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, कहाँ पर इसमें एरर है? अगर एरर नहीं है तो ऑप्शन डी कमेंट करेंगे आप। चलिए बताइएगा, तो यहाँ पर देखिए हेयर्स नहीं होगा, ये हेयर ही होगा, ठीक है, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर, ठीक है, तो एरर ऑप्शन सी में हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी अनलेस आई एम नॉट इन्वाइटेड, यहाँ पर कहाँ पर एरर है?
एरर कहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए आई शैल नॉट अटेंड द पार्टी, यहाँ अनलेस नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में एरर, यहाँ पर अनलेस के साथ यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में एरर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पास्ट फॉर्म ऑफ स्पीट, स्पीट का पास्ट फॉर्म बताना है। स्पीट का मतलब थूकना होता है, स्पैट इसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद चलिए चेंज इनटू पैसिव वॉइस, हैज समबडी ब्रोकन द विंडो, इसका पैसिव बनाना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, ठीक है। हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय समबडी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू द जज आई डिड नॉट कमिट दिस क्राइम, इसका क्या होगा, तो इसका होगा ही टोल्ड द जज डैट ही, यहाँ पर बना लीजिए डैट ही हैड नॉट कमिटेड दिस क्राइम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, ठीक है। इसके लिए क्या कहा जाता है, इसको एक शब्द इसको कहा जाता है क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। क्लॉस्ट्रोफोबिया इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दे आर ऑल एट सिक्सेस एंड सेवेंस, ये एडियम फ्रेज है, बताइए सिक्सेस एंड सेवेंस इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है उलझा हुआ, तो इन ए स्टेट ऑफ टोटल कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न देखिएगा कि ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, ठीक है। इसके लिए ये सोशलिस्ट होता है, सेकुलर होता है, कैपिटलिस्ट होता है या कम्युनिस्ट होता है, तो ये सेकुलर गवर्नमेंट होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए इटर्नल इंडिया, यहाँ मैं लिखता हूँ इटर्नल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इटर्नल इंडिया पुस्तक को लिखा किसने है, तो इसको लिखा है इंदिरा गांधी ने, इंदिरा गांधी ने लिखा है इटर्नल इंडिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट बुक है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आसान सा प्रश्न है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ये अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकरण कारक का चिन्ह कौन सा है, अधिकरण कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपदान ये सब है ना, तो यहाँ अधिकरण में पर होता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 2023 में ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, ब्रिक्स का जो है आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राम अपने पास 200 रुपया रखा हुआ था और उसने 300 रुपया खर्च किया, उसने कितना प्रतिशत धन खर्च कर दिया, तो मान लीजिए उसने 300 रुपया खर्च कर दिया, कितना था उसके लिए 2000 रुपया था, तो यह प्रतिशत निकाल लीजिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 15 2 29, यानी कि 15% उसका टोटल का खर्च कर दिया, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि उत्तक जो पौधे में जल का परिवहन करते हैं, जल का परिवहन जाइलम करता है और भोज्य पदार्थ का फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न हमारा है कि दास कैपिटल पुस्तक लेखक, दास कैपिटल और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये पुस्तक जो है इसको लिखा है किसने, कार्ल मार्क्स ने लिखा है। अगला प्रश्न हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, बिहार में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 918 है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात बिहार का जो जिला है वो गोपालगंज है, सबसे कम मुंगेर का है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम बताइए। अरब सागर में जो है यहाँ पर लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप है, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार आता है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, ही ट्रेवल्स खाली स्थान दिया गया है कार, तो ही ट्रेवल्स क्या होगा, एट बाई विथ ऑन, ही ट्रेवल्स बाई कार होगा। फ्रेंड्स अपना स्कोर